नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड एंड संघर्ष बेंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 की ही हिस्ट्री में इससे पहले हम लोग जो है 14 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। ये 15वीं क्लास है और 15वीं क्लास में भी ये आपका जो है लगभग ये मान के चलो कि अंतिम टॉपिक अभी एक और आएगा, ठीक है, स्रोतों की आलोचना, ठीक है। तो एक और रहेगा टॉपिक, ठीक है। तो दो टॉपिक आपके रह गए हैं। एक तो आपका क्या चल रहा है, मौखिक एवं लिखित परंपराएं, ठीक है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं मौखिक एवं लिखित परंपराएं देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर एक देखना है आपको आलोचनात्मक, ठीक है, जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, या पुरातात्विक स्रोत हैं, जो भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, ठीक है, उनकी आलोचना और उनके पक्ष में, ठीक है, जो आपकी समीक्षा रहेगी, व्याख्या रहेगी, उसके बारे में एक क्लास और आएगी। इसके अलावा फिर उसके पीवाईक्यू के बारे में देख लेंगे। तो 2 क्लासें आपकी, यानी कि लगभग ये मान के चलो कि 4 क्लासें भी और आपकी होगी। तो कुल मिलाकर 19 क्लास के आसपास आपकी यूनिट 1 से होने वाली है। इतना डीप आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपके जो इतिहास के जो स्रोत हैं, उससे उनके बारे में इतना डीपली आपने आप लोगों ने शायद जो है नहीं पढ़ा होगा किसी भी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो वही अभी हम लोग जो है अपनी क्लास को करने वाले हैं स्टार्ट। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं क्या आपका दिया गया है, ठीक है, मौखिक एवं लिखित परंपराओं में। तो मौखिक एवं लिखित परंपराओं की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हमको पढ़ना है ये देखेंगे, ठीक है। तो इनमें हमको जो पढ़ना है, मौखिक परंपराएं पढ़नी है। मौखिक परंपराओं में क्या आता है, मौखिक परंपराओं में आती है लोक कथाएं, गाथाएं, लोकगीत, वंशावली। ग्रामीण समाज के इतिहास में, जो ग्रामीण समाजों में इतिहास का जो संरक्षण किया गया है, उन सब के बारे में जानकारी होती है। जैसे मान लो रावण की हत्या कैसे की गई, राम जी कैसे आए थे, इसके अलावा जो है विष्णु पुराण के बारे में, मत्स्य पुराण के बारे में, शिव महापुराण के बारे में, भगवान या ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, महाभारत के। इसके अलावा पांडवनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि पांडव थे, ठीक है। रामायण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर जो है इनके बारे में जो कहावतें हैं, लोक कथाएं, देखो देखा इनको किसी ने नहीं है, लेकिन जो है इस प्रकार की परंपराएं चली आ रही है। जैसे आप देखते हैं ना अपने गांव में या अपने आसपास के क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा, रामायण होती है, महाभारत के बारे में होती है, गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो ये सारी की सारी रहेगी मौखिक परंपराएं, यानी कि मुंह से बोलकर जो एक दूसरे को सुनाई जाती है, जिनका कोई लिखित में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है, ठीक है, पुरातात्विक या साहित्यिक प्रमाण प्राप्त नहीं है, लेकिन जो है परंपरा अनुसार जो है प्राचीन काल से ये कथाएं, ये लोकगीत, ये आपके जो है नाटक वगैरह के बारे में जानकारी पहले से ही चली आ रही है। तो उनको कहा जाएगा लोक कथाएं या गाथाएं या फिर लोकगीत, उनको कहा जाता है। तो इनको कहा जाएगा मौखिक परंपरा। तो ये सारी मौखिक परंपरा होगी। लिखित परंपराओं की अगर बात करें तो इसमें सरकारी दस्तावेज आते हैं। सरकारी दस्तावेज जैसे राज्य के आदेश है, कोई यात्राओं की डायरी है, ठीक है, या आत्मकथाएं हैं। उदाहरण के तौर पर अकबरनामा है, ठीक है, जहांगीर नामा है, बाबर नामा है, अकबर आईने है, आईने अकबर है, या आईने अकबरी है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तुजुके ए जहांगीरी है, जहांगीर की आत्मकथा है। बाबर नामा है, बाबर के द्वारा लिखी गई। तो ये सारी के सारे रहेंगे क्या, लिखित परंपराएं, उनको लिखित परंपरा कहा जाएगा, ठीक है भाई। तो मौखिक परंपरा देखेंगे सबसे पहले। परिभाषा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इसके बारे में अगर परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो परिभाषा में क्या आएगा आपका इसका, मौखिक परंपराएं वे ऐतिहासिक जानकारी होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से, यानी कि बोलकर, गीतों, कथाओं या कहानियों के माध्यम से हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर की जाती है। यह परंपरा मुख्यतः उन समाजों में प्रचलित थी जहां पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी या फिर सीमित था, ठीक है। यानी कि जब जिस काल में लिखने पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी और ना ही आपका जो है उस काल में कोई लिखित दस्तावेज हुआ करते थे, तो ऐसे में क्या होता था, केवल बोलकर ही, मुंह से बोलकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका हस्तांतरण या ट्रांसफर होता था लोक कथाओं का। जैसे आपने देखा होगा रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, तो इनकी क्या है ना, लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, उनके बारे में, ठीक है। तो मुख्य प्रकार की बात करते हैं लोक कथाओं की। सबसे पहले देखेंगे लोक कथाएं। लोक कथाओं की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें साधारण लोगों की कहानियां जो सामाजिक जीवन, नैतिकता और मान्यताओं को दर्शाती हैं, वे इसमें शामिल होती हैं। जैसे 5 जो है पंचतंत्र या फिर जातक कथाएं आती हैं, रावण हत्या की कथाएं आती हैं, रामायण के बारे में बताया जाता है, महाभारत के बारे में बताया जाता है, किसी आपके जो है राजाओं के बारे में, रानियों की कहानी सुनाई जाती है। तो वे सब आपका रहेगा किसमें, उन सबको कहा जाएगा लोक कथाएं, जो पब्लिक में लोगों के बीच में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। गाथाओं की बात करें तो गाथा की जाती है आपकी वीरता के बारे में। मान लो कोई राजा था, ठीक है, उसने बड़ी बहादुरी से, ठीक है, अपने दुश्मन का विनाश किया, या फिर आपका कोई प्रेम कहानी मिल जाएगी आपको देखने को, ठीक है।
जैसे आपकी कालिदास की पुस्तकें हैं, कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं सारी प्रेम कहानियों से संबंधित है। तो वीरता और प्रेम कहानी से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो है पद्यात्मक जो गाथाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, उन सबको कहा जाएगा गाथाएं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं पांडवानी, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के बारे में बताती है। आह्ला उदल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र से ये हुआ करते थे। बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र से थे ये लोग, ठीक है। और ये आपके चंदेल वंश के समय, चंदेल वंश के राजा के दरबार में रहा करते थे, और दोनों भाई बहुत बहादुरी से लड़े, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ में, ठीक है। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है, आह्ला उदल गाए जाते हैं। लोकगीत की बात करें तो कृषि उत्सव, विवाह, युद्ध आदि पर आधारित जो गीत गाए जाते हैं, जैसे बिरहा है, सोहर है, ठीक है, ब्रह्मासा है, ठीक है, या फिर आपका होलिका को लेकर गीत गाए जाते हैं, होली को लेकर गीत गाते हैं, या इसके अलावा आप लोगों ने सुने होंगे सावन में तीज के जो गीत होते हैं, तो वे सभी के सभी आ जाएंगे किसमें? लोकगीतों में, जो लोकल के लोगों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। वंशावली की बात करें तो वंशों की वाचिक परंपराएं, विशेषकर राजवंशों और प्रमुख कुलों की वंश जो सूचियां हुआ करती है, उनको कहा जाता है क्या? वंशावलियां। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान में चारण और भाट आदि द्वारा जो संकलित वह जो है वृतांत जो है, या उनकी जो आपकी जो प्रशंसा में जो गाए गए हैं, उनको वंशावली के नाम से जाना जाता है। लिखित परंपराओं के बारे में बात करेंगे अब जब, ये थी मौखिक आपकी। अब देख लेते हैं लिखित परंपराएं। लिखित परंपराओं की अगर मैं बात करूं तो लिखित परंपराओं में वे चीजें शामिल की जाएंगी जो लिखित में होंगी, जिनको लिखा जाएगा जी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें। ऐसे स्रोत जो लिखित रूप में संरक्षित हैं, ये ऐतिहासिक तथ्यों, प्रशासनिक जानकारी, व्यक्तिगत अनुभव और शासकीय आदेशों का महत्वपूर्ण भंडार माने जाते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण भंडार इनको माना जाता है। मुख्य प्रकार से अगर बात करें तो सरकारी दस्तावेज इसमें शामिल होते हैं, सरकारी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं उनको शामिल करते हैं, जैसे भूमि का रिकॉर्ड है, कर संबंधी दस्तावेज है, प्रशासनिक आदेश है, न्यायिक आदेश है, राजा का आदेश है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर फारस में लिखे मुगल कालीन दस्तावेज, अंग्रेजों के समय के राजस्व दस्तावेज आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको कहा जाएगा भाई सरकारी दस्तावेज। इसके अलावा राज के आदेश की बात करें तो शासकों के द्वारा, इनके राजाओं के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते थे, उनको शासकीय या राजकीय आदेश कहा जाता था। शासकों के द्वारा दिए गए आदेश, अनुदान जिसके, तो उनको राजकीय आदेश कहा जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका अकबर और औरंगजेब के फरमान ब्रिटिश काल में अधिनियम के नाम से जाने गए। डायरी और यात्रा वृतांत की बात कर लेते हैं तो यात्रियों, व्यापारियों, राजदूतों के द्वारा लिखे गए जो विवरण है, अपनी आत्मकथाएं हैं, अपनी यात्रा के बारे में जो लिखा उन लोगों ने, तो उनको कहा जाएगा यात्रा वृतांत, ठीक है। जैसे अल बरूनी ने अपनी पुस्तक लिखी किताबुल हिंद में अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी, इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में, और बर्नियर तथा ट्रेवनियर ने भी भारत की यात्रा की और उनके बारे में जानकारी दी इन्होंने, ठीक है। ये आपके जहांगीर के समय भारत में आए थे भाई, ठीक है। चलिए जी, आत्मकथाओं की बात करें। आत्मकथा यानी कि जो स्वयं के द्वारा लिखी गई हो, अपने बारे में ही खुद इंसान लिखता है कोई, उसे कहा जाता है आत्मकथा, है जी। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन का विवरण लिखा जाता है तो उसी को आत्मकथा कहा जाता है। जैसे तुजू के जहांगीरी, ये मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा लिखी गई बाबरनामा, बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई तुर्की भाषा में, ठीक है। तो ये रहेगी क्या? आत्मकथाएं। दरबारी इतिहास की बात करें तो दरबार में इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए शासकों के विवरण को भी आपका दरबारी इतिहास कहा जाएगा। जैसे अकबर के दरबार में रहा करते थे अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा लिखी, आई ने अकबरी लिखी। अबुल फजल के द्वारा ही इसमें प्रशासन और सांस्कृतिक जानकारी, संस्कृति के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है उस काल की। उस काल का समाज कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उस सब के बारे में हमको इससे जानकारी प्राप्त होती है, आई ने अकबरी और अकबरनामा से। दोनों अबुल फजल की पुस्तकें हैं। महत्व की बात देख लेते हैं तो प्रशासन, धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और शासन पद्धति का मूल स्रोत माने जाते हैं आपके क्या जो है लिखित और मौखिक जो परंपराएं हैं। लिखित और मौखिक परंपराओं में आपका क्या होगा, इसमें लिखित जो रहते हैं उनको सबसे ज्यादा माना जाता है। लिखित जो परंपराएं हैं, जिनमें पुस्तकें हैं आपकी मध्यकालीन भारत की, उनमें क्या होता है कि प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, उस काल का संस्कृति, ठीक है, यानी कि जो है दिल्ली सल्तनत, और इसके अलावा मुगल काल जो रहा, मुगल वंश जो रहा, या फिर विजयनगर साम्राज्य जो था, या फिर बहमनी साम्राज्य जो था, उसका इतिहास कैसा था, प्रशासन कैसा था, धर्म कैसा था, कौन से धर्म को मानते थे, किस धर्म को जो है उन्होंने हानि पहुंचाई, कौन से धर्म को संरक्षण किया, संस्कृति कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी उस काल की, और शासन पद्धति का मूल स्रोत क्या था, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। घटनाओं का कालक्रम, व्यक्तियों की भूमिका, किस राजा की कितनी भूमिका रही, किस सेनापति ने कितना योगदान दिया, राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। तो आत्मकथाएं व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से इतिहास को समझने में मदद प्रदान करती है। तो ये इसका महत्व रहेगा भाई, ठीक है।
चलिए जी, तो ये थी भाई आज की आपकी क्लॉज, ठीक है। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं आपका तुलनात्मक दृष्टिकोण। मौखिक और लिखित परंपराओं में क्या तुलना की जा सकती है, क्या अंतर किया जा सकता है, उसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं। जैसे रूप की बात करें पक्ष में, तो ये क्या होते हैं, मौखिक होते हैं, ठीक है। मौखिक परंपराएं कैसी होती है, ये केवल मुंह से बोलकर सुनाई जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाने का केवल कार्य क्या है, मौखिक है, बोलकर इनको सुनाते हैं। इसमें क्या आएंगे, कथाएं आ जाएंगी, गीत आ जाएंगे, लोकगीत आ जाएंगे, ये शामिल किए जाते हैं। लिखित परंपराओं में लिखित होंगे, लिखा जाएगा उनको, इनमें पुस्तकें मिलेगी, सरकारी दस्तावेज मिलेंगे, ठीक है, तो वे चीजें रहेंगी। संरक्षण की बात करें तो ये अस्थायी होते हैं, इनका कोई संरक्षण नहीं, केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाकर इसमें सुनाया जाता है। स्मृति पर आधारित है, यानी याददाश्त पर आधारित है। अगर आपके याद है तो आप सुना दोगे, नहीं याद है तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें भूल भी सकते हो, ठीक है। तो इसका संरक्षण कोई ज्यादा नहीं रहेगा, अस्थायी होता है, ठीक है। बात करें लिखित परंपराओं की, इनको आपका ये स्थायी होते हैं, परमानेंट अभिलेखीय होते हैं, इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, इनको सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, संग्रहालयों में इनको जो है सुरक्षित रखा गया है आने वाले समय के लिए। प्रामाणिकता की बात करें तो इनमें कम मानी जाती है। देखो लोक जो है मौखिक परंपराएं जो है उनको आज के समय बहुत कम मान्यता प्रदान की जाती है। जैसे मान लो रामायण थी, महाभारत थी, ठीक है, हनुमान जी थे, ठीक है, तो उनके बारे में आज का समाज क्या हो रहा है, आज का विज्ञान का दौर है और आज उन पर विश्वास बहुत कम किया जाता है कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा। बहुत कम लोग मानते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन लिखित परंपराओं की बात करें तो इनको उच्च माना जाता है क्योंकि ये लिखित में है, लिखे हुए हैं, ठीक है, और इनके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं, जबकि इनके कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। मौखिक परंपराओं के कोई ज्यादा प्रमाण प्राप्त नहीं होते, कभी कभी थोड़े बहुत जो है प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान लो राम सेतु है, ठीक है, राम सेतु के बारे में कुछ प्रमाण थोड़े बहुत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अब जाकर लोग को जो है कुछ लोगों का मानना है कि शायद है जो है ऐसा हुआ होगा, राम सेतु बनाया गया होगा, ये पुल बनाया होगा, ठीक है, श्री राम जो है आपका, ठीक है, श्रीलंका से जो है श्रीलंका गए होंगे, ठीक है, युद्ध हुआ होगा रावण के साथ में। तो इन सब के बारे में जानकारी के बारे में। इसके बाद उपयोगिता की बात करें तो जन सामान्य और जनजातीय इतिहास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है। और लिखित परंपराओं की बात करें तो शासकीय, प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास में इनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है या इनका बहुत अधिक महत्व होता है। तो ये आप अंतर इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसा है भाई, आने वाले समय में अभी तक तो जो है यूजीसी नेट के द्वारा जो एग्जाम जो लिए जा रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं और वे भी ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा कहा जा रहा है, जैसे अभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हो रहे हैं फिलहाल, ठीक है, एक तो ऑब्जेक्टिव होता है शुरुआत में, उसके बाद क्या कर दिया इन लोगों ने, मेंस जो एग्जाम हो रहा है उसको थ्योरेटिकल कर दिया, ठीक है। तो थ्योरेटिकल एग्जाम में आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मौखिक और लिखित परंपराओं में तुलनात्मक दृष्टिकोण यानी कि इनमें अंतर क्या है, आप लोग इनके अंतर बताइए, ठीक है। तो इसी तरह के टॉपिकों में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी आपका मेंस जो कर दिया गया अब फिलहाल वो लिखित पेपर, ठीक है, लिखित पेपर आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो प्लीज जो है आपका ऑब्जेक्टिव से ज्यादा आप लोगों को जो है थ्योरेटिकल क्लासों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में आने वाले जो दौर होगा, ठीक है, उसमें बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि आप लोगों को जो है आपके थ्योरेटिकल पेपर देखने को मिलेंगे या लिखित परीक्षाएं आप लोगों को देनी पड़ेगी। चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्रोतों की व्याख्या और आलोचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।